बैक टू न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को पता ही है, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखा था, इन विच मेल गैमेट जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते थे, फीमेल गैमेट फीमेल एग, वो दोनों फ्यूज हो रहे थे एंड एक नया सेल बन रहा था एंड एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा था। अब वो सिंपल जो प्रोसेस था वैसा ही प्रोसेस रिप्रोडक्शन इन एनिमल में भी होगा, बट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स, दे हैव गॉट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे पहले मैं बात करूंगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल में। तो हम लोग पहले रिप्रोडक्शन सिस्टम पे ना जाते हुए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सेक्स सेल्स के बारे में, जिसे हम गैमेट्स भी बोलते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट एनिमल में अलग अलग होते हैं। तो जो मेल सेक्स सेल होता है या मेल गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म। ये जो स्पर्म है ये मेल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है, अगर आप मेल है तो आपकी बॉडी में ये स्पर्म सेल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो फीमेल सेक्स सेल, उसे हम बोलते हैं ओवम और एग। दो नाम है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ओवम और एग। ठीक है, अब ये चैप्टर में बहुत सारे आपको नए नए नाम जानने मिलेंगे, घबराइएगा नहीं, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, आप सारे नाम अच्छे से याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। अब ओवम और एग जो होता है, अगर आपके पास फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप फीमेल है तो आपके बॉडी में ओवम या एग सेल पाया जाएगा। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड एग। तो यहां पे मैंने बहुत एकदम मस्त क्यूट डायग्राम बनाए हैं आपके लिए, है ना। तो ये जो स्पर्म है इसका स्ट्रक्चर आपने 3 इडियट्स मूवी में तो देखा ही होगा, जहां पे सारे स्पर्म क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, किसके पीछे, फीमेल एग के पीछे, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो पहले मैं बात करूंगा इसकी साइज की। तो ये जो स्पर्म है ये 0.05 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये जो स्पर्म स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, टेल पार्ट, मिडल पीस एंड हेड। तो जो टेल होती है जिसको हम फ्लैजेलम भी बोलते हैं, वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, बिकॉज ये स्पर्म सेल को ऑल द वे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से पास होते हुए जाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। तो ऑब्वियस है इसको ज्यादा मूवमेंट लगेगा, इसके लिए ये जो टेल है दैट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द स्पर्म सेल। अब ये जो टेल पार्ट है इसके लिए इसे हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है या स्पर्म सेल है वो मोटाइल होता है या मोबाइल होता है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट शो करता है। अब हम बात करेंगे जो टेल होती है स्टूडेंट्स, वो तो भागती है ना, जिससे हम लोग का जो स्पर्म है वो भागेगा। ठीक है, बट ये जो टेल है उसके पास एनर्जी कहां से आएगी भागने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो एनर्जी हम खाने से वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं, एनर्जी आ गई, काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, बट ये टेल के पास कहां से एनर्जी आएगी। तो ये मिडल पीस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो ये पावर जो है वो टेल को वहां से मिलता है। अब हम बात करेंगे हेड की। तो हेड सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। उसके अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो अभी नहीं पढ़ना है, खाली आप याद रख लेना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने बोला 23 क्रोमोसोम, मैंने ऐसा तो नहीं बोला 23 पेयर्स, नहीं, 23 क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्पर्म सेल और अ मेल सेक्स गैमेट इज नोन एज हैप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड सेल। अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी के हमारे बॉडी के सेल्स, जैसे ब्लड सेल हो गया, बोन का सेल हो गया, न्यूरॉन हो गया, नेफ्रॉन हो गया, इनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं 23 पेयर्स। तो ये जो सेल होते हैं इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स। बट जो सेक्स सेल होते हैं, वेदर इट इज स्पर्म और वेदर इट इज ओवम, इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है, 23 क्रोमोसोम्स क्यों हो रहे हैं,
क्यों, क्या है, क्यों 23, क्यों 46 नहीं हो सकते? तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप पे मैंने छोड़ा है स्टूडेंट्स। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, देखते हैं किसमें कितना दिमाग है। ठीक है, तो यहां पे 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, हैप्लॉइड सेल बोला जाता है। लेट अस टॉक अबाउट ओवम और एग विच इज नॉट नथिंग बट फीमेल सेक्स सेल, फीमेल गैमेट होता है। यहां पे भी आउटर लेयर में एक्चुअली बहुत सारी डिफरेंट लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा एंड ऑल दैट लेयर्स, जिसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। बट यहां पे मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बताया हुआ है, क्लास 10 के हिसाब से आपको उतना ही जानना है। तो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर और फूड रहता है, स्टोर करके रखा हुआ रहता है ताकि आगे जाके काम आएगा। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स काम आ जाता है। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी यहाँ पे 23 ही रहेंगे, इसीलिए इसे हैप्लॉइड सेल भी बोला जाता है। इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो 0.15 मिलीमीटर साइज है, ये राउंड शेप का होता है एंड ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल या नॉन मोबाइल, ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता नहीं है। तो ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी स्पर्म एंड ओवम की। अगर आप साइज की कंपैरिजन करें तो ये 0.05 mm है, ये 0.15 mm है, तो ये लार्जेस्ट सेल ऑफ अ बॉडी हो जाता है, लार्जेस्ट सेल है ये बॉडी का। एंड ऑब्वियस है स्पर्म के कंपैरिजन में ये 100 या 1000 टाइम्स बड़ा है। फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल सेक्स सेल और जिसे हम बोलते हैं स्पर्म विथ फीमेल सेक्स सेल जिसे हम ओवम या एग भी बोलते हैं, टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट एक ऐसा सेल होता है जो दोनों के फ्यूजन से बनता है एंड वो जाइगोट डेवलप होके नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो हमने फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में भी देखा है, यहां पे भी देखा है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल प्रोसीजर क्या है वो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, कैसे स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन अकर होता है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि जो मेल सेक्स सेल होते हैं जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, दैट स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट स्पर्म्स हैव मिलियंस ऑफ काउंट। ये जो स्पर्म होते हैं वो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से रिलीज होके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स बहुत सारे स्पर्म रेस लगाएंगे बिकॉज लाइफ इज अ रेस, राइट? तो लाइफ इज अ रेस, यहां पे भी रेस लगेगी। स्पर्म के बीच में स्पर्म आएगा, यहां पे फीमेल एग के पास बहुत सारे दावेदार हैं यहां पे, बट कामयाब तो किसी एक को ही होना है। जैसे ही यहां पे सारे के सारे स्पर्म आएंगे, दे आर रीचिंग द न्यूक्लियस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस होगा यहां पे आउटर कवरिंग होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। जो मैंने बताया था आपको बहुत सारी लेयर होती है, मैंने बताया नहीं था डायग्राम में, बट यहां पे मैं बता रहा हूं। एक लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, दैट लेयर में द स्पर्म्स आर गेटिंग अटैच टू इट, मतलब यहां पे स्टिक हो जाएंगे। स्पर्म क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे यहां पे आउटर कवरिंग में ग्लाइकोप्रोटीन में, और ये ऐसा रिएक्शन करेंगे कि वो लेयर ब्रेक हो जाएगी और स्पर्म अंदर जाने की कोशिश करेगा। अभी ये लेयर क्यों ब्रेक होगी? तो स्टूडेंट्स जो स्पर्म होता है उसके हेड पे यहां पे एंजाइम होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा और अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे तो यहां पे एक स्पर्म है लेकिन बहुत सारे स्पर्म है, और हर एक स्पर्म के पास वो एंजाइम प्रेजेंट है जो ग्लाइकोप्रोटीन को ब्रेक कर सकता है। तो फिर भी क्यों एक ही स्पर्म जीतता है, एक ही स्पर्म फ्यूज होता है? ठीक है, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स देखो, एक बार ये जो स्पर्म है वो अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा आफ्टर परफॉर्मिंग सम केमिकल रिएक्शन। 3 to 4 रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो जैसे ही ये अंदर आएगा ना, तो ये जो एग है ना स्टूडेंट्स, ये एग भी अपना एंजाइम रिलीज करेगा, और एग अपना एंजाइम रिलीज करेगा और क्या करेगा? वो जो आउटर ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर है जिधर स्पर्म स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, वो लेयर को ये एंजाइम खा जाएगा। मतलब यहां पे जो लेयर होगी वो नहीं रहेगी एक बार एक स्पर्म अंदर आने के बाद। ये सारा का सारा जो एग का एंजाइम है वो क्या करेगा? उसको
खा लेगा, मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है वो नहीं बचेगी, सिर्फ और सिर्फ लेयर बचेगी, तो आउटर लेयर बचेगी। आई होप आपको समझा है ना। देखो सबसे पहला स्पर्म आया, स्पर्म के हेड में एंजाइम था, वो एंजाइम ने ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर तोड़ दी। जैसे ही अंदर आया एग को पता चल गया, एग ने भी रिस्पॉन्स में एक एंजाइम रिलीज किया जो ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को खा गया, और ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को खा गया तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि बाकी के जो स्पर्म्स थे, लाइन में खड़े थे जो बाकी के स्पर्म्स थे, वो अभी स्टिक नहीं हो पाएंगे, वो लोग अभी गिर जाएंगे या डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही स्पर्म यहां पे एंटर हो रहा है। तो रिमेंबर दिस, ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता दिया। द मोमेंट इट गेट्स एंटर, तो जो टेल होती है वो सेपरेट हो जाती है, और इसके अंदर से ऑब्वियसली हेड ब्रेक हो गया है, उसके एंजाइम्स निकल गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज होगा और नया जाइगोट फॉर्म होगा, नया जाइगोट फॉर्म होगा और आगे जाके वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा और फीटस से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये जो मैंने बताया है, दिस इज द टाइप ऑफ हाउ इट फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसे अकर होता है वो देखा हम लोग ने। You already know what is fertilization. This fertilization is of two type, internal as well as external. अब स्टूडेंट्स देखो, हम लोग के जो भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स थे वो ह्यूमन बींग्स के अंदर फीमेल के बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, जो फीमेल बॉडी है वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर ही सारा का सारा जो डेवलपमेंट है वो वहां होता है, अंदर की तरफ होता है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो तुम अभी ये सोचोगे स्टूडेंट्स के क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, फीमेल बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन होता है? हाँ स्टूडेंट्स, हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द बॉडी, एंड पूरा का पूरा डेवलपमेंट बाहर की तरफ होगा, आउटर एनवायरमेंट में होगा, इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे स्पर्म आपके एग के साथ फ्यूज होता है, उनके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और एक नया जाइगोट बनाते हैं। ये सारी प्रोसीजर फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल के वोम के अंदर होता है, एंड वो जाइगोट डेवलप होके नया बेबी बनता है। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वेयर एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग्स, टॉड्स, सम ऑफ द फिशेस, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब फ्रॉग दोनों मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ कॉपुलेशन करेंगे, मैटिंग करेंगे, मिलेंगे, तो जो फीमेल होगी स्टूडेंट्स, द फीमेल फ्रॉग वो पानी के अंदर बहुत सारे एग्स छोड़ देगी, 100 ऑफ एग्स यहां पे रिलीज हो जाएंगे पानी के अंदर, और इसके आसपास जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा। 100 ऑफ स्पर्म जो है और ये जेली इसके अंदर होगी, जेली लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो ये 100 एग इसने छोड़े, तो तुमको क्या लगता है जो 100 है, 100 के 100 जो है फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेबी फ्रॉग में? नहीं, ये इसमें से कुछ कुछ अपने आप डेड हो जाते हैं, कुछ कुछ बाकी के जो बड़े फिश हैं वो खा लेते हैं, तो 100 में से शायद 1 या 2 ही कन्वर्ट हो पाते हैं। तो जैसे ही ये फीमेल ने एग रिलीज किया पानी के अंदर, तो फीमेल एग का काम खत्म हुआ, अब आएंगे मेल, तो मेल के जो स्पर्म हैं वो यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे, मैटिंग करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा एंड नया फ्रॉग या टॉड का जन्म होगा। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि ये सारा का सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही होता है, डेवलपमेंट भी बच्चे का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स स्टडी कर लिए, हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स वो भी स्टडी कर लिया, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन भी स्टडी कर लिया। अब हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। बट उससे पहले स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गन है या जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक एज के बाद बढ़ने लगती है। अगर बेबी छोटा है तो देख के पता लगाना बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू सी द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ बॉडी। बट देख के हम पता नहीं लगा सकते, बट आफ्टर द एज, सर्टन एज के बाद हम
देख के ही पता लगाएंगे कि यार ये मेल है या ये फीमेल है। आपके जो फ्रेंड्स होंगे उसमें भी आप ऐसे ही डिफरेंशिएट कर पाओगे, मेल है, फीमेल है, बॉय है, गर्ल है, ठीक है। तो बचपन में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होती, आफ्टर सर्टन एज वो डेवलप होना शुरू कर देती है। वो एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी के बारे में जानना जरूरी है, फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आते हैं। तो जो प्यूबर्टी है, इट इज द एज एट विच द सेक्स हार्मोन बिगिन टू प्रोड्यूस। मतलब एक एज के बाद मेल में स्पर्म बनने लगेंगे, फीमेल में एग बनने लगेंगे। वो एज को एंड उसके साथ साथ बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। उनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप होने लगेंगे, उनकी साइजेस भी बढ़ने लगेगी। तो इसे हम एज को बोलेंगे प्यूबर्टी अटेन करना। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन बिगिन टू प्रोड्यूस एंड बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, ये एज को हम लोग बोलेंगे प्यूबर्टी। अब गर्ल और बॉय का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली इट इज डिफरेंट, तो इनकी प्यूबर्टी भी डिफरेंट है। गर्ल की जो प्यूबर्टी है वो 10 to 12 इयर्स में अटेन हो जाती है। मतलब आफ्टर 10-12 इयर्स हम पता लगाएंगे उसके जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डेवलप होने लगेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो फेमिनाइन वॉइस, जो वॉइस होता है फीमेल का वो पतला होता है, राइट। तो दैट इज गोइंग टू बी डेवलप एट द एज ऑफ 10 to 12 इयर्स। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पर मैं आऊंगा। गर्ल्स की बात करें तो ओवरीज प्रोड्यूस करना चालू कर देगी ओवम और एग, जिसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेल। तो गर्ल्स जो है वो उनकी ओवरी एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगी। हार्मोन्स रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन है गर्ल्स के बॉडी में, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ही रिलीज होगा। अगर हम बात करें बॉयज की, तो बॉयज की थोड़ी सी प्यूबर्टी लेट अटेन होती है, 13 to 14 years है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मुस्टैच, बियर्ड आना, दैट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी। और भी बहुत सारे हैं। बॉयज के अंदर अगर देखेंगे तो टेस्टिस प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म सेल। टेस्टिस जो होते हैं हमारे लोअर एब्डोमिनल में, वो प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे स्पर्म सेल को। हार्मोन कौन से रिलीज होंगे? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा। तो टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन ऐसे याद रख सकते हो। तो गर्ल्स में 10 to 12 इयर्स, बॉयज में 13 to 14 इयर्स। गर्ल्स में ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा? एग। बॉयज में टेस्टिस प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म सेल। दो पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं हमारे बॉडी में। फिर गर्ल्स जो है वो हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी, बॉयज जो है वो हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोन की बात की है, दे आर सेक्स हार्मोन्स, दे आर नॉट नॉर्मल हार्मोन्स, दे आर सेक्स हार्मोन जो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। सो लेट अस डिस्कस द चेंजेस अकर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। तो जहां जहां पे मेरे को सिमिलर पॉइंट्स लगे हैं वहां पे बता दिए हैं। डिफरेंशिएशन पॉइंट्स में भी लिख सकते हो आप इसको, पॉइंट वाइज शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो चेंजेस इन बॉयज में और चेंजेस इन गर्ल्स में पहला पॉइंट सेम है, हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन एंड फेशियल रीजन। तो जो मेल होता है उसके जो आर्मपिट है वहां पे हेयर ग्रोथ होता है। प्यूबिक रीजन मतलब जो आपके जेनाइटल्स हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पीनस, उसके ऊपर एक रीजन होता है जिसको हम प्यूबिक रीजन बोलते हैं, वहां पे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट करेगा। एज वेल एज फेशियल रीजन, बियर्ड, मुस्टैच वगैरह आने लगेगा। अब गर्ल्स में भी सेम होगा, ऑब्वियस है गर्ल्स में फेशियल रीजन पे ग्रोथ कम होगा बालों का, तो हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन ही लिखेंगे यहाँ पे चेंजेस में। अब हम बात करेंगे तो चेंजेस इन बॉयज में चेस्ट और शोल्डर ब्रॉड होते जाएंगे, चेस्ट और शोल्डर ब्रॉड होते जाएंगे, मस्कुलाइन बॉडी आती जाएगी बॉयज की। बट गर्ल्स में क्या होगा? हिप और थाई रीजन ब्रॉड होते जाएगा, क्योंकि वहां पे फैट का डिपोजिशन ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। हम नेक्स्ट बात करेंगे तो चेंजेस इन बॉयज में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, पीनिस और टेस्टिस जो है वो लार्ज साइज के बनेंगे। एंड यहाँ पे और एक पॉइंट लिख देना, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म सेल। ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्पर्म सेल बनाना स्टार्ट कर देंगे। जबकि गर्ल्स के अंदर वजाइना एंड मेमरी ग्लैंड, जिसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, ये ग्लैंड में से जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो अपने आप मिल्क प्रोडक्शन होता है मेमरी ग्लैंड के अंदर।
तो वो भी एनलार्ज होना स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो बॉयज के अंदर फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स आने लगेंगी। फीलिंग्स आने लगेंगी, सेक्सुअल ड्राइव्स आने लगेंगी, किसी को देख के दिल धड़कने लगेगा तो वो सारी फीलिंग्स आने लगेगी, अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स सब, एंड स्पेशली सेक्सुअल ड्राइव्स वाली फीलिंग्स ज्यादा होंगी। गर्ल्स के अंदर हम बात करेंगे तो दोनों में सेम है, उनको भी फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स स्टार्ट हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, गर्ल्स के अंदर अगर मैं लिखूं तो गर्ल्स में स्पेशली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब और ये साइकिल जो है वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, जो बॉयज में देखने नहीं मिलती है। और एक पॉइंट अगर हम बॉयज और गर्ल्स में लिखें तो उनके हार्मोन्स के बारे में आप ऐड कर सकते हो। बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेंगे एंड गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स रिलीज होंगे, बोथ आर रिलेटेड टू सेक्स हार्मोन्स। तो ये था डिफरेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स। आने वाले वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो रुकिए मत, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग।